स्टार्टेड विद द टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड इसके अंदर हम लोगों ने सरफेस टेंशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर थियरी ये सब क्या होता है सब देखा था। देन एक दो डेरिवेशन भी किया था हम लोगों ने सी शेप फ्रेम के लिए, स्ट्रेन एनर्जी ये सब क्या होता है। एंड लास्ट में हम लोगों ने किया था डिफरेंस इन प्रेशर्स के लिए, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर्स के लिए, स्फेरिकल सोप बबल के लिए या फिर लिक्विड ड्रॉप के लिए क्या होगा वो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कैपिलरी एक्शन। नाउ कैपिलरी एक्शन में बेसिकली अगर मैं तुमको एक ट्यूब दूं, ठीक है, तो एक पतला सा ट्यूब हम लेते हैं जिसका डायमीटर काफी छोटा होगा, अबाउट 1 मिलीमीटर जितना, ठीक है, काफी छोटा होना चाहिए। और अगर मैं इसको लिक्विड में ऐसे डिप करता हूं, ठीक है, तो जब लिक्विड में तुम इसको डिप करोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, या तो ये जो लेवल है इसका वो ऊपर आ जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर लिक्विड तुमने कोई भी अलग अलग टाइप का लिया उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है ग्लास के मटेरियल के हिसाब से। तो उसका हाइट जो है पानी का वो या तो ऊपर इंक्रीज होगा या फिर नीचे चला जाएगा। अगर ऊपर इंक्रीज हुआ तो हम बोलते हैं कैपिलरी राइज है। डबल ले तो अगर जो तुम्हारा लिक्विड है, फ्लूइड है, अगर वो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, कैपिलरी राइज है। और अगर नीचे चला गया लेवल से तो क्या हो गया, कैपिलरी फॉल हो गया। जैसे अगर तुम मर्क्यूरी लोगे और उसको ऐसे एक ट्यूब में रख के नीचे की तरफ डालोगे तो मर्क्यूरी का जो लेवल है यूजुअली नीचे हो जाता है, ठीक है। अभी कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल जो है वो क्या सिग्निफाई करता है कि प्रेशर का कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है, कि अंदर से प्रेशर थोड़ा कम लग रहा है इसकी वजह से ऊपर उठ जा रहा है और बाहर से प्रेशर थोड़ा ज्यादा लग रहा है इसके लिए लिक्विड नीचे है। तो तुम जितना पतला ट्यूब लेते हो उतना ज्यादा उसको ऊपर राइज होना इजी होता है, ठीक है। इवन जो घर में पानी वानी भरते हो, अगर तुमने देखा होगा कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर अगर तुम पाइप पतला रखोगे तो पानी ज्यादा तेज आता है, इजंट इट, प्रेशर ज्यादा मिलता है, इसको ज्यादा ऊपर तक ले जाया जा सकता है। और अगर ट्यूब मोटा होगा तो पानी ऊपर तक पहुंच नहीं पाता है। फाइन। तो यहाँ पे कैपिलरी जो राइज या फॉल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है कि कितने हाइट तक ये जा सकता है, तो उसके लिए आई जस्ट कंसिडर, मान लो एक कैपिलरी ट्यूब है हमारा। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो मेरा वाटर लेवल है वो समथिंग लाइक दिस है, ठीक है। तुम अपर या लोअर कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये जो कर्व बनेगा इसका कुछ तो रेडियस होगा, तो इसका मैं रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो गोल बन रहा है इसका मैं रेडियस कैपिटल ले रहा हूँ, ठीक है। जो और जो मेरा ट्यूब है ऑब्वियसली उसका भी कुछ रेडियस होगा, उसको स्मॉल आर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने किया है एंगल ऑफ कांटेक्ट नाम की एक चीज होती है, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पे तुम्हारा लिक्विड किसी सरफेस पे टच होगा वो लिक्विड या तो कॉन्केव मेनिस्कस बनाएगा या फिर कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाएगा, ठीक है, कर्व जैसा बनाता है। तो उस टाइम पे जो टेंजेंट बनेगा उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज एक पॉइंट मैंने ले लिया तो ये भी आर जितना ही होगा और मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा इतना रेडियस दे रहा हूँ कि इसके बराबर है ऐसे, ठीक है, कैपिटल आर जितना। तो तुम अगर ये सब सिमिलैरिटी सबका कंसेप्ट यूज करोगे ट्राइंगल्स का तो इसका भी वैल्यू थीटा जितना है, तो अपने को दिखाने की जरूरत नहीं है बट उतना ही आएगा। अब जो मेरा वाटर लेवल है वो राइज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है, इजंट इट। वैसे अगर लिक्विड कॉलम रहा तो लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। अगर तुम कोई कंटेनर कंसिडर कर रहे हो उसके अंदर जो लिक्विड है, इस लिक्विड की वजह से इसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा वो क्या होता है, एच रो जी। मैं ऊपर का एयर कंसिडर नहीं कर रहा, सिर्फ लिक्विड कंसिडर कर रहा हूँ। तो P इज इक्वल टू एच रो जी उसका फॉर्मूला होता है। ऑल्सो जो प्रेशर का डिफरेंस होता है अंदर और बाहर का जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2T अपॉन आर। ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस का। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है P इक्वल टू वैसे P इक्वल टू पी जीरो प्लस एच रो जी होता है, तो उसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो P जीरो माइनस हो जाएगा। तो आई कैन जस्ट से कि एच रो जी का वैल्यू 2T अपॉन आर के बराबर आता है, ठीक है। नाउ अगर इसमें से अगर मैं कैपिटल आर की वैल्यू निकालू इसमें से तो कैपिटल आर इक्वल टू 2T अपॉन एच रो जी। आई टेक दैट एज इक्वेशन 1।
ऑल्सो अगर मैं इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहूँ तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट कितना है? स्मॉल आर। हाइपोटेनस मतलब कैपिटल आर। तो ये आ गया स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। बट एक्चुअली कैपिटल आर की वैल्यू थी कितनी? तो यहाँ पे ऐसे कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन 2t अपॉन h रो जी। कहां से आया? फ्रॉम 1। मुझे फाइंड करना था h का वैल्यू। अच्छा, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू अपॉन में भी तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आई जस्ट से कॉस थीटा इक्वल टू r इंटू एच रो जी अपॉन 2t। मुझे वैल्यू चाहिए h की, तो बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो आ जाएगा 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ये मेरा h का वैल्यू होगा। तो कोई भी कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर या फिर कोई भी लिक्विड राइज या फॉल होगा तो उसका जो हाइट होता है उसका फॉर्मूला ये होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ठीक है, ये फॉर्मूला डिराइव करने के दो तरीके हैं, एक तो ये और एक फोर्स यूज करके। हमको कोई देना देना नहीं फोर्स से कैसे आ रहा है, फॉर्मूला वही आएगा। तो फोर्स वाला पार्ट तुम लोग साइड में रख दो, कोई जरूरी नहीं है। विल जस्ट यूज दिस वन। तो ये फॉर्मूला तो एक से भी आ ही रहा है, राइट, और मेन हमारा फॉर्मूला ही है। ओके, तो सो फार हम लोग ने जो स्टडी किया है अब तक, हमने सारा फ्लूइड जो था हमारा वो एट रेस्ट स्टडी किया है। मतलब हमने हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड जो होता है उसके बारे में पढ़ा है। अब हम फ्लूइड्स एट मोशन पढ़ेंगे, मतलब हाइड्रोडायनामिक्स। और फ्लूइड जो होता है वो दो तरीके से मूव होता है, एक तो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है उस फ्लो का हर पॉइंट पे, हर पार्टिकल का स्पीड सेम होता है, वेलोसिटी सेम होता है, मोशन सेम होता है, जो पाथ को ले रहा है वो सेम होता है। टर्बुलेंट में आगे पीछे हो सकता है, कभी स्पीड कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा होता है कि जब उसको देखेंगे तो कंटिन्यूस ऐसा लगता है कि पानी मूव ही नहीं हो रहा है, फिर कोई फ्लूइड जो है वो मूव ही नहीं हो रहा है, वो ऐसा लगता है कि जमा हुआ है एक जगह पे एज इट इज है। ठीक है, क्योंकि सबका स्पीड सेम है, सबका फ्लो सेम है, हर पार्टिकल सेम रास्ते से जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर पार्टिकल ऐसा रहा जहां पे वो मूव हो रहे हैं, कभी स्पीड, अगर यहाँ से एक पार्टिकल पास हुआ उसकी स्पीड अलग थी, दूसरा है उसकी स्पीड अलग होगी, जो रास्ता जा रहा है वो जरूरी नहीं कि ऐसे जा रहा है, वो थोड़ा नीचे से चला गया, ऊपर से चला गया, तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के फ्लो कौन से? स्ट्रीमलाइन, दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। को एक और नाम है जिसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। मीनिंग सेम ही है कि वो थ्रू आउट सेम तरीके से फ्लो। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई फ्लो है जो कि स्ट्रीमलाइन है, एकदम स्टेडी चल रहा है, ना उसमें कम ज्यादा हो रहा है, ना स्पीड इधर उधर हो रहा है, ना उसका पाथ वेरी हो रहा है, तो तुम अगर उसका स्पीड बढ़ा दो तो, या फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसके बाद वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है, तो उस स्पीड पे, जिस स्पीड पे स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, उसको वी सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एन ईटा अपॉन रो इंटू डी। इसमें होता क्या है, अगर सपोज मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ये जो फ्लूइड फ्लो होगा इसका कहीं ना कहीं से फ्लूइड बाहर पास भी होगा तो बाहर निकलेगा भी। तो जब फ्लूइड निकलेगा तो अगर वो थ्रू आउट सेम जैसा लग रहा है दिखने में, मतलब वो क्या है? स्ट्रीमलाइन है। अगर तुम उसका स्पीड बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो स्टेडी दिख रहा था, सेम सेम दिख रहा था कि बराबर है, आगे पीछे नहीं दिख रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टर्बुलेंट में। और उस स्पीड को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। जिस स्पीड के बाद ये ऐसा हो जाएगा। अब आर एन को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। आर एन is Reynolds number। ईटा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन फ्लूइड का। तुम्हारा फ्लूइड कितना गाढ़ा है, कितना थिक है, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। उसके लिए एक और वैल्यू होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर रो का मतलब होता है डेंसिटी।
डेंसिटी मतलब है कि अगर मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ सपोज 1 लीटर ऑफ कोई फ्लूइड देता हूँ तो उस 1 लीटर में कितने एटम है, ठीक है, उतनी ही जगह में अगर दूसरा फ्लूइड लोगे तो उसके एटम ज्यादा हो सकते हैं, मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो कितनी जगह में कितने एटम है उसकी डेंसिटी हो गई। और डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ ट्यूब, जो ट्यूब में से तुम फ्लो देख रहे हो उस ट्यूब का डायमीटर कितना है उसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक प्योरली नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट ये रेनॉल्ड्स नंबर डिसाइड करता है कि तुम्हारा स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा। 1000 के अंदर तक रहा तो तुम्हारा फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है। और अगर आर एन का वैल्यू 2000 से बड़ा हुआ तो वो टर्बुलेंट हो जाता है, मतलब वाटर का जो फ्लो है स्टेबल नहीं होगा, मूव होगा, वाटर कम ज्यादा ऐसा होते हुए दिखेगा तुम लोग को। और अगर 1000 से 2000 के बीच में है तो वो ना तो स्ट्रीमलाइन है ना टर्बुलेंट है, अनस्टेडी वाटर है, ठीक है। कभी स्ट्रीमलाइन भी दिख सकता है, कभी अनस्टेबल भी दिख सकता है, बीच बीच में वो बराबर भी दिखेगा, खराब भी दिखेगा, ठीक है। तो वी सी मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी। जब तुम कोई फ्लूइड को फ्लो करवाओगे तो जब वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, उसका स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, जो पाथ ले रहा है वो सेम है, तो वो ऐसा लगेगा कि स्टेडी है, वो रुका हुआ अपनी जगह पे जा रहा है, ठीक है, हिलता हुआ लगेगा भी नहीं तुमको, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर ऐसा है कि पानी मूव हो रहा है, जैसे तुम्हारे नल जब तुम ओपन करते हो घर के तो पानी ऐसे ऊपर नीचे कभी कभी ऐसे हवा मारता है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो गया क्योंकि वो स्पीड कम ज्यादा होती है, बीच बीच में पार्टिकल बराबर नहीं आ रहे, तो दैट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। अब ऐसी एक स्पीड आती है जब स्पीड तुम बढ़ाते जाओगे उस पानी की, स्ट्रीमलाइन है, बराबर दिख रहा है, प्रॉपर फ्लो दिख रहा है, उसको बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा उस स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो जाएगा। जिस स्पीड पे वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में, उस स्पीड को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आर एन ईटा रो अपॉन डी। यहाँ पे आर एन का मतलब होता है रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक प्योर नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ईटा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कितना गाढ़ापन है तुम्हारे फ्लूइड का, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और डी मतलब डायमीटर, जिस ट्यूब से वो पास हो रहा है उसको डी से डिनोट करते हैं डायमीटर। अगर आर एन का वैल्यू 1000 से छोटा हुआ तुम्हारा तो तुम्हारा जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है। अगर आर एन का वैल्यू 2000 से बड़ा हुआ तो टर्बुलेंट होगा, मतलब डिस्टर्ब फ्लो होगा। अगर 1 से 2000 के बीच में है तो अनस्टेडी है, कभी स्ट्रीमलाइन भी दिख सकता है, कभी टर्बुलेंट भी दिख सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है, ठीक है। ओके, नाउ विस्कोसिटी का जैसे तुमको मतलब बताया मैंने कि क्या होता है वो गाढ़ापन। अगर मैं तुम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स देता हूं, से हनी, ठीक है, दूसरा हम लेते हैं वाटर, और तीसरा हम लोग लेते हैं सपोज जेल, ठीक है। अगर मैं इन सबको एक ट्यूब में रखूं ऊपर से और उस ट्यूब को ऐसे ट्रीट कर दूं तो वो आगे फ्लो होगा, isn't it? पूरा नहीं करता मैं, थोड़ा सा ऐसे ट्रीट कर दूं, स्लोप पे रख दूं उसको कुछ एंगल पे, तो उसके अंदर से क्या होगा, आगे फ्लो हो जाएगा वो। अब हनी, वाटर और जेल, इनमें सबसे फास्ट कौन जाएगा, वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी है और विस्कोसिटी है, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी वो कम है कंपेयर टू अदर टू। अब जेल कौन सा ले रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, कई टाइप के जेल होते हैं, कई पतले भी होते हैं, गाढ़े भी जेल होते हैं, वी कैन से जेल और हनी उसके बाद ही आएगा, ठीक है, टाइम ज्यादा ही लगेगा। अनदर थिंग जो होता है इसके अंदर वो होता है ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने एक कार में देखा है, वो ड्रिफ्ट करते हैं, सब ड्रैग करते हैं, मतलब रगड़ना जिसको बोलते हैं उसको ड्रैग बोलते हैं, ठीक है, खिंचाव जो आ जाता है उसको। तो अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे, जैसे हम ट्यूब का एग्जांपल ले रहे थे, ये ट्यूब है और इसके अंदर से चीजें फ्लो हो रही है, तो यहां से अगर कोई हनी का लेयर आ रहा है, ठीक है, तो ये दो लेयर, इनको लेयर मतलब क्या, एक के ऊपर एक लाइन जैसा ऐसा मानते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा है, दूसरे के ऊपर तीसरा है, चौथा है। तो अगर ऊपर का लेयर गिर रहा है तो नीचे का लेयर क्या होगा, उसको चिपका हुआ रहेगा, कनेक्टेड रहता है ना, ऐसा तो नहीं है ना एक एक लाइन है, बीच में गैप है उनके, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, ठीक है। अगर ये आ रहा है तो ये इसको पकड़ के रखेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा, तो उसकी स्पीड कम करता रहेगा। अब वैसे ही वाटर का भी होगा, तो वाटर में भी होगा ड्रैग, बट पानी उतना तेज उसको नहीं रोकेगा कंपेयर टू हनी या जेल। तो मतलब जितना ज्यादा कोई विस्कस होता है उतना ज्यादा उसका ड्रैग आता है, मतलब उतना ज्यादा उसको खिंचाव मिलता है, ठीक है, और उसी की वजह से उसका फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है। अगर विस्कस ड्रैग कम होता मतलब क्या, उसका फ्लो भी फास्ट होता। तो यहाँ पे वही उन्होंने विस्कस और नॉन विस्कस फ्लूइड, जिनके अंदर ये ऐसे
विस्कोसिटी वाला प्रॉपर्टी होता है विस्कस फ्लूइड होता है, और जिनके अंदर ऐसा नहीं होता कि वो रोकेगा, खींचेगा, ड्रैग करेगा, उसको नॉन विस्कस फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा एक ही फ्लूइड है जो कि नॉन विस्कस ऑलमोस्ट 100% ऐसा मान सकते हैं आइडियली, तो वो होता है हीलियम। ठीक है, हीलियम गैस पता है ना, तुमने केमिस्ट्री में किया होगा। तो हीलियम गैस जो होता है वो अकेला ऐसा फ्लूइड है कि जैसे तुमको मैंने बोला लिक्विड और गैसेस दोनों चीज फ्लूइड्स में काउंट होती है। तो हीलियम गैस जो है वो वन ऑफ दी ओनली चीज है जो कि नॉन विस्कस होता है, ऐसा बोलते हैं। बट उसमें भी कंडीशन ये होती है कि उसका टेम्परेचर 2000 केल्विन होना चाहिए, 2002 2 केल्विन, माय बैड। तो उसका टेम्परेचर 2 केल्विन होना चाहिए। तो 2 केल्विन के आसपास जब उसका टेम्परेचर होगा तब क्या होगा, वो नॉन विस्कस होता है, मतलब वो ड्रैग नहीं करेगा, बाकी के जो लेयर्स जा रहे हैं उनको रोकेगा नहीं, खींचेगा नहीं। फाइन। तो यहाँ पे बस उन्होंने वही दिखाया कि अगर विस्कस फ्लूइड होगा तो इससे एक्चुअली एक चीज हो रही है, सपोज ये पाइप मैंने कनेक्ट कर दिया और यहां से मैंने इसको फ्लो दिया, तो जो बीच का लेयर है वो सबसे फास्ट जाता है, और बाकी के जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको ड्रैग करते रहते हैं। किसी भी फ्लो में जो बीच का होता है उसका स्पीड ज्यादा था, क्योंकि उसको हर तरफ से पुश मिल रहा होता है तो वो आगे आ रहा होता है, और उसको ज्यादा फास्ट जाने के लिए ये लोग रोकते हैं। अगर वो नहीं होते तो वो आगे फास्ट चला गया होता। अब विस्कस फ्लूइड में क्या होगा, अब ऑब्वियसली कितने एंगल पे लिया है उसके हिसाब से चेंज भी हो सकता है, मैं तो स्ट्रेट ऐसा मान रहा हूं। अगर नॉन विस्कस होता तो उस केस में क्या होता, यही सेम पाइप होता मेरे पास, ट्यूब होता, और इसके अंदर क्या होता, हर एक लेयर एक दूसरे को रोकता नहीं और हर एक लेयर सेम स्पीड से आगे जा रहा होता। ठीक है, तो विस्कस में स्पीड सबका हर लेयर का क्या होता है, सेम। इनको कॉलम्स भी बोल देगा कभी कभी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे। तो हर कॉलम का जो है स्पीड सेम होगा, और इसमें कॉलम्स का स्पीड सेम नहीं होता। ठीक है, कॉलम्स का स्पीड वेरी होते रहता है। ओके, अब ये विस्कोसिटी का जो फोर्स लगता है एफ से अगर उसको डिनोट करें तो उसका फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तो एफ इज इक्वल एस प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाय डीएक्स। अब ये डीवी क्या है, प्रोपोर्शनल तो तुमको पता है कि अगर एक चीज बढ़ता है दूसरा बढ़ता है या कम होता है उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जो फोर्स लगेगा विस्कोसिटी का, जो ड्रैग लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है ए। एक तो ए मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन का एरिया कम ज्यादा करोगे, ज्यादा जगह मिलेगी तो जा सकेगा ना, खींचेगा नहीं एक दूसरे से। तो एरिया, डीवी बाई डीएक्स को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, तो वेलोसिटी का स्लोप कितना है, अगर वेलोसिटी का स्लोप ज्यादा होगा तो वो ज्यादा फास्ट आ पाएगा बाहर, अगर वेलोसिटी का स्लोप तुम उल्टा कर दोगे तो उसको बाहर आने में मुश्किल होगी, isn't it? तो डीवी बाई डीएक्स का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसको अगर हटाओगे, ऑब्वियसली प्रोपोर्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कांस्टेंट लेके आना पड़ता है ना। तो इस कांस्टेंट को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एन जैसा जो सिंबल होता है ग्रीक लेटर, इसको ईटा बोलते हैं, डीवी बाय डीएक्स। ठीक है, अब अगर ईटा को एक तरफ रख के बाकी सबको उधर लेके जाए फिर आ जाएगा एफ डी एक्स अपॉन डीवी, और ये क्या हो जाएगा, ईटा। ये मेरा एक, सॉरी, ए आएगा अपॉन में, ए ईटा का वैल्यू होगा। इसको इस तरफ रखा, ए उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाएगा रिवर्स हो जाएगा, डीएक्स ऊपर आ जाएगा, डीवी नीचे आ जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। कितना फोर्स लग रहा है, जब वो लेयर्स चलेगी तो ड्रैग करेगा ना एक दूसरे को, कितने फोर्स से ड्रैग कर रहा है वो। तुम्हारा जो ट्यूब है या पाइप है जो भी तुम बोल रहे हो, उसके अंदर से कितना उसका एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाता है बाय द वे। ये जो गोल पार्ट होता है ना, इसका एरिया कितना होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल का एरिया कितना है, पूरे ट्यूब का नहीं लेना है। ऐसे ट्यूब देखो तो सिलेंडर हो गया, तुमको क्या लेना है, सिर्फ जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब जो गोल वाला पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल, उसका लेना होता है। dx बाई dv वही तुमको बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल हो गया। अगर तुम इसको चाहो तो dv बाई dx भी रख सकते हो, इसको अपॉन में अगर लिखोगे, अगर dv बाई dx ही रखना है तुम लोग को, तो ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx। ठीक है, एज इट इज उसको नीचे ला सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है, तुमको वैसा लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। नेक्स्ट पार्ट इज स्टोक्स लॉ। अब इसके अंदर तुम लोग को डेरिवेशन नहीं है, इसका सीधा सीधा तुम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, एक चीज हमेशा याद रखना, स्टोक्स लॉ हमेशा काम करता है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए।
अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्फीयर है, जैसे बबल हो गया, सोप बबल, रेन ड्रॉप हो गया, या फिर कोई मेटल का बॉल हो गया जो स्फीयर शेप में, तो ही ये काम आएगा, अदरवाइज नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मेरे पास एक स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट है, सपोज एक बॉल हो गया, मेटल का या कुछ भी हो गया, तो अगर ये किसी लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, नॉट जस्ट लिक्विड, गैसेस भी हो सकता है, किसी फ्लूइड के आजू बाजू में अगर इसको मैं पास ऑन करा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको ऑब्वियसली ड्रैग फील होगा, जो फोर्स लगेगी आजू बाजू में, इसको गिरने से रोकेगी ना, जब ये नीचे गिरेगा उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इन दैट केस जो फोर्स से गिरेगा, अगर वो एफ वी से डिनोट करते हैं, मतलब जो विस्कस फोर्स इसको फील होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ईटा आर इंटू वी। ईटा मतलब क्या था, विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट जो होगा इस फ्लूइड का जिसके अंदर से पास हो रहा है, आर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर, और वी मतलब तुम्हारा वेलोसिटी जिस स्पीड से हो जा रहा है। अब ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है कि 6 पाई इसका वैल्यू आता है कांस्टेंट का, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा स्टोक्स लॉ। फाइन, इसका डेरिवेशन नहीं है, ये सब न्यूमेरिकल्स में अपने को यूज होगा। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फ्लूइड के थ्रू नीचे जा रहा है, अगर एयर भी ले सकते हो तुम, ठीक है, तुम यहां से उसको रखो, एक मेटल के बॉल को यहां से नीचे गिराओ, तो यहाँ पे क्या है, गैसेस प्रेजेंट है ना हवा में, तो गैसेस भी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे फ्लूइड का काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से उसको एयर तो लगी गई, तो वो एयर लगेगा तो क्या हो गया, उसके लिए विस्कस ड्रैग हो गया। तो इन दैट केस जो फोर्स उसको फील होगा विस्कस ड्रैग का, वो प्रोपोर्शनल आता है ईटा आर इंटू वी। ईटा मतलब क्या है तुम्हारा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर मतलब रेडियस, और वी मतलब जिस स्पीड से वो तुम्हारा मेटल का स्फीयर गिर रहा था। अगर प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा इक्वल टू के लिए, तो 6 पाई कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, पहले तो वो समझते हैं। अगर सपोज मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में सर्टेन अमाउंट तक कुछ फ्लूइड भरा हुआ है मैंने, ठीक है, और अगर मैं इसको इसके अंदर पुश करता हूँ, कंटेनर के अंदर सपोज को गिरा दिया ऐसे, तो जैसे ही ये कंटेनर के अंदर लिक्विड में जाएगा या फ्लूइड में जाएगा, क्या होगा, सबसे पहले इसको एक ऊपर की तरफ का धक्का लगेगा। कोई भी चीज तुम पानी में डालते हो तो पानी क्या करता है, सबसे पहले उसको ऊपर थ्रस्ट देता है ना, तो अब थ्रस्ट फील होगा इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स, इजंट इट। और दूसरी चीज, क्योंकि अब ये फ्लूइड में है, तो फ्लूइड का काम क्या होता है, ब्लॉक करता है ना किसी भी चीज को पास होने के लिए। अगर फ्लूइड नहीं होता तो बहुत फास्ट जा सकता था, इजंट इट। तो मतलब ये क्या कर रहा है, इसको ड्रैग भी दे रहा है, तो इसको दो फोर्स ऊपर की तरफ फील होंगे, एक कौन सा, अप थ्रस्ट, और दूसरा ड्रैग, और साथ ही साथ एक फोर्स इसको नीचे भी लेके जाएगा, कौन सा, उसका वेट मतलब ग्रेविटी। तो अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मैंने एक फ्लूइड के अंदर ऐसे ड्रॉप किया, ठीक है, तो ड्रॉप करने की वजह से क्या होगा, उसको पहले तो पानी की वजह से थ्रस्ट लगेगा, धक्का लगता है ना ऊपर की तरफ पुश, वो अब थ्रस्ट हो गया। और जब वो नीचे जाने की कोशिश करेगा तो वाटर के अलग अलग लेयर्स है ना, फ्लूइड के अलग अलग लेयर्स है, नॉट जस्ट वाटर, कोई भी फ्लूइड हो, लेयर्स है, वो लेयर्स क्या करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करें अंदर जाने के लिए, है ना, तो उसका मतलब उसको ड्रैग फील होगा, विस्कस, और साथ ही साथ ग्रेविटी उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगी, तो इसके ऊपर तीन तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये ऊपर नीचे का जो झमेला है खत्म हो जाता है, और फिर बाद में तुमने कभी देखा होगा, कभी कभी एनिमेशन में, वीडियो में, या फिर कहीं पे भी, कि ऐसा होता है कि जब तुम किसी चीज को अंदर डालते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है स्लोली अपने आप नीचे जाने लग जाता है फ्लूइड में। देखा है कभी ऐसा होता है, वो ऊपर नीचे होगा कुछ देर के लिए, थोड़ा बहुत झटका सा लगेगा उसको, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्लोली अपने आप नीचे जाने लग जाएगा। तो उस स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसपे वो अब स्ट्रगल नहीं कर रहा है, चुपचाप नीचे जाने लग जा रहा है, ठीक है। अब जैसे तुम पत्थर लो पानी के अंदर, पहले पत्थर पे हो तो पानी डिस्टर्ब होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, फिर ऐसा होगा कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा पानी का झटका उसको लगेगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली बस नीचे 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 जाता रहेगा, ठीक है। तो उस नीचे नीचे जाने वाली जो स्पीड होती है उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। फाइन। तो अब इसके ऊपर अगर मैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूं जिसका मास m हो गया, डेंसिटी रो हो गया, अब यहाँ पे दो डेंसिटी आती है। रो का मतलब होता है कि ये तुम्हारा जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी है, और जो फ्लूइड है तुम्हारा जिसके अंदर तुम उसको डाल रहे हो उसका हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया फ्लूइड का डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स आएगी, टोटल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है, दो फोर्स इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, एक फोर्स नीचे लेके जा रहा है,
दो फोर्स ऊपर कौन से ट्राई कर रहे हैं इसको लाने की? एक तो थ्रस्ट, जो पानी के अंदर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हो तो बोलते हैं ना पानी ऊपर ला रहे हो, उसको बुओयंट फोर्स बोलते हो बाय द वे, कि उसको ऊपर धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रैग, जो पानी का लेयर है वो उसको आगे जाने से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है कि आगे ना जा सके, और ग्रेविटी उसको नीचे लेके जा रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, वो नीचे जाएगा ही ना। तो पत्थर डालोगे पानी के अंदर, पानी उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ वो जो लेयर है पानी के या फिर किसी भी फ्लूइड के, वो उसको ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगी, आगे ना पास हो सके। और एक एग्जांपल ले लो, हनी ले लो, उसके अंदर तुम छोटा सा मेटल का स्फीयर डालो, धीरे धीरे जाता है, फिर एक पॉइंट ऐसा था ना कि वो उसको आगे पास ऑन नहीं होने देगा अगर बहुत सारा लेयर होगा। मतलब ये क्या है, ये भी उसको आगे जाने से रोकता ही है, विस्कस फ्लूइड भी। और ये हो गया हमारा जी। अब ऑब्वियसली एट द एंड अगर वो नीचे जा रहा है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बस धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा, उसमें स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी, बस एक वही स्पीड पकड़ेगा और नीचे जाएगा। मतलब अल्टीमेटली नीचे तो जाना चाहिए। तो मतलब ज्यादा फोर्स किसकी होगी, इन दोनों की, ऊपर आने वाली की ग्रेविटी की? ग्रेविटी की, तभी तो नीचे जाएगा, इजंट इट? अगर ग्रेविटी की फोर्स कम हो जाती तो फिर नीचे नहीं जा पाता। अगर नीचे कंटिन्यूसली नहीं जा पा रहा है, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का चांस ही नहीं आने का। तो मतलब जो इसका फोर्स आएगा ग्रेविटी की वजह से, उसमें से मैं ऊपर का दोनों फोर्स माइनस कर दूंगा। अब थ्रस्ट फोर्स और विस्कस ड्रैग, ठीक है। तो इसका जो फोर्स है जो इसके ऊपर टोटली ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, वो क्या आएगा, जो ग्रेविटी इसको नीचे लेके जा रही है वो, उसमें से दो फोर्स जो इसको ऊपर आने की कोशिश करे उसको माइनस कर देंगे। अब मैंने रिवर्स क्यों नहीं किया कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करता? अगर ऐसा करता तो मतलब फिर बाद में वो नीचे जो आएगा, क्या होगा, ऊपर आएगा, मतलब ऊपर के फोर्सेस ज्यादा है और नीचे के कम है। बट ऐसा होगा तो फिर वो कंटिन्यूसली नीचे नहीं जा पाएगा ना एक पॉइंट के बाद, तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी आएगा ही नहीं। तो मतलब लॉजिकल यही है कि अगर उसको नीचे जाना है कंटिन्यूसली एक पॉइंट के बाद की सेम स्पीड से जाता रहे, तो मतलब जो ग्रेविटी का फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए और ऊपर वाला कम होना चाहिए, तो ज्यादा में से कम माइनस होगा ना। तो इन दिस केस एट अ स्टेज ऐसा हो जाएगा कि जो फोर्सेस है उसके ऊपर एक्ट करना बंद कर देगा, हमने बोला ना इवेंचुअली बस नीचे जाता रहेगा। तो जिस पे टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब अगर एफ का वैल्यू जीरो हो गया तो इन दैट केस आई विल से जीरो will be equal to force due to gravity minus Fu plus Fv। ये इस तरफ आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं f of g का वैल्यू आ जाएगा f of u plus f of v, ठीक है। अब f of g फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी वो क्या होगी, ग्रेविटी का जो फोर्स है क्या है उसका वेट ना, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, तो m g। अब थ्रस्ट फोर्स जो एक्ट करेगी का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, इजंट इट? ओके, फिर विस्कस फोर्स का तो फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे ना स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, स्टोक्स लॉ का 6 पाई ईटा आर इंटू वी, है ना, अभी जो इसके पहले वाला जो लिखा था। अब मास का जो वैल्यू होता है, मास का वैल्यू क्या होता है, अगर वैल्यू निकालना हो तो फिजिक्स में एक बहुत कॉमन चीज है, जब भी तुमको ऐसा कभी हो कि मास का वैल्यू सब निकालना होगा तो तुम कंसिडर करना डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो डेंसिटी को रो से डिनोट किया और यहाँ पे वॉल्यूम v हो गया और ये हो गया मास। अब क्योंकि v और ये सब हमने स्पीड के लिए भी डिनोट किया, इसके लिए मैं पूरा नाम लिखता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मास। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस पे लग रहा है, स्फीयर पे, तो मतलब उसका डेंसिटी आएगा ना इधर। स्फीयर का डेंसिटी हमने क्या लिया था, रो, मतलब इसका फॉर्मूला आ जाएगा रो इंटू, अब वॉल्यूम क्या आएगा, कौन से शेप में है ये, स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू मास, इजंट इट? तो यहां पे लिख देते हैं मास की जगह पे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब और साथ में जी, ठीक है। ये जो मेरा m का वैल्यू है मास, वो मैंने यहां से ले लिया कि मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसकी ले रहे हैं हम, स्फीयर की, क्योंकि पहले स्फीयर के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है वो देख रहे हैं ना, तो स्फीयर का डेंसिटी तो हमने रो से डिनोट किया है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, वो उसकी जगह पे लिख दिया। अब यहाँ पे सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है, बट यहाँ पे मास जो है वो किसका, ड्रैग का, तो ड्रैग लग किस पे रहा है, वो भी स्फीयर पे ही लग रहा है, इजंट इट?
अब ड्रैग यहाँ का और यहाँ का जो है वो तो स्फीयर पे नहीं लगेगा, स्फीयर पे वही ड्रैग लगेगा जो इसके कांटेक्ट में आएगा, बट जो डेंसिटी होगी ड्रैग के लिए वो फ्लूइड की होगी, ऑब्जेक्ट की नहीं होगी, isn't it? जो ड्रैग उसको फील होगा, मतलब जो रुकाव उसको फील होगा आगे जाने के लिए, वो कौन देगा? ये फ्लूइड जिसके अंदर उसको डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो इस केस में हमारा यहाँ पे रो की जगह पे क्या आ जाएगा? सिग्मा, ठीक है, क्योंकि ये जो था अपवर्ड फोर्स जो उसको फील हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? फ्लूइड की वजह से। लेकिन कितनी जगह पे फील हो रहा है? सिर्फ वो स्फीयर पे ही ना, बाकी जगह का जो है उससे तो कुछ लेना देना है नहीं। अगर स्फीयर नीचे गिर रहा है तो सिर्फ स्फीयर जितनी जगह पे उसको फील होगा, आजू बाजू की जगह पे फील होगा नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, और वॉल्यूम तो वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वो स्फीयर पे फील हो रहा है उसको। तो मतलब यहाँ पे इस वाले की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ ही यहाँ पे जी भी दिया हुआ है, प्लस 6 पाई ईटा रो, सॉरी ईटा आर वी। फाइन। हम एक्चुअली फाइंड करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब मुझे v फाइंड करना है, isn't it? तो v फाइंड करना है तो v तो इसमें है, तो मतलब बाकी सबको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो आई विल ब्रिंग एवरीबॉडी ओवर हियर। तो ये आ जाएगा 4/3, मैं नंबर्स को पहले लिख देता हूं, पाई आर क्यूब रो इंटू जी, ये रो इधर लिख दिया ताकि वो साथ में आ जाए, माइनस इसको भी 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, और उस तरफ क्या बचेगा? 6 पाई ईटा आर वी। अब यहाँ पे तुम देखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और जी भी आ रहा है, मतलब मैं 4/3 पाई आर क्यूब और जी बाहर निकाल सकता हूँ कॉमन। तो इफ यू डू दैट, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और जी भी कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में बचेगा रो माइनस सिग्मा, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, जी बाहर आ गया, रो बचा, इधर माइनस सिग्मा बचा, उधर क्या बचेगा? उधर तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है और राइट साइड में, तो उधर बचेगा 6 पाई ईटा आर वी, दिख रहा है ना उसमें। फिर क्या करेंगे? ये सबको इधर लेके आ जाएंगे और v का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर v फाइंड करना है तो अब इसको यहाँ पे लाके डिवाइड करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा अपॉन 6 पाई ईटा आर, और ये मेरा v का वैल्यू हो गया। अब देखोगे तो ऊपर नीचे पाई तो कट हो सकता है, एक एक आर भी कट हो सकता है, 4 और 6 2 के टेबल में कट हो सकता है, तो तुमको बचेगा 2/3, यहाँ पे पाई कट हो गया, एक एक आर कट हो गया, तो ऊपर 2 आर बचेगा, आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा अपॉन 3 ईटा, ठीक है। 4 और 6 2 के टेबल में कट हो गया, एक एक पाई कट हो गया, एक एक आर कट हो गया, बचा हुआ मैंने एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू वी। वैसे 3 और 3 नीचे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 9, ऊपर तो कोई नंबर है नहीं मल्टीप्लाई होने के लिए, मतलब ये आ जाएगा तुम लोग का, आई विल डायरेक्टली राइट इट एज 2/9। तो तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो, उसको तुमने किसी फ्लूइड में डाला हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, पहले तो वो स्ट्रगल करेगा थोड़ी देर के लिए, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कंटिन्यूअसली वही स्पीड से वो नीचे गिरता रहेगा, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है? जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट तुम गिरा रहे हो उसका रेडियस, जी तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है तुम्हारी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी, किसका? स्फीयर का, सिग्मा मतलब जिस फ्लूइड के थ्रू वो जा रहा है उसका डेंसिटी, ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और वी मतलब तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी, एक पॉइंट के बाद जो सेम स्पीड से वो नीचे गिरेगा वो स्पीड क्या है, ठीक है।